दोस्तों, कैसे आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल टंडन क्लासेस पर। मैं अपने यूट्यूब चैनल टंडन क्लासेस पर उपस्थित हूँ, जो कि चैप्टर नंबर 2 का लेकर आया हूँ। हाई स्कूल का ये टॉपिक है और जो आपका जैसे कि पहला वीडियो हमने अपलोड किया, पहले वीडियो में आपका क्या है कि समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन है। जैसा कि दूसरा चैप्टर आपका होने वाला है कि गोली दर्पण में प्रकाश का परावर्तन। मैटर करता है कि वहाँ समतलों में प्रकाश का परावर्तन हुआ था, लेकिन यहाँ पर जो दर्पण शब्द है कि मिरर, जैसा कि आप काफ़ी बच्चे मिरर माने दर्पण जानते हैं, अब अंग्रेजी वाले भी दर्पण पढ़े, लेकिन असल में मिरर क्या होता है, असल में दर्पण क्या होता है ये जानें। क्योंकि जो कांच की अंग्रेज मिरर माने कांच भी होता है, तो बच्चे इसमें कंफ्यूज होने लगते हैं कि ये कांच वो कांच, आईना देखने वाला कौन सा कांच हो गया, जो वाहन के सामने रहता है वो कौन सा कांच होता है, और जो गोली दर्पण दोष होता है उत्तल अवतल, इसमें प्रॉब्लम होने लगता है। तो सारा क्लियर होने वाला है, आपका हाई स्कूल पूरा सिलेबस भी खत्म होने वाला है। सिर्फ एक ही वीडियो आपके महासंग्राम होने वाला है और कापी कलम में उतारते चले, यही आपका निवेदन है। जैसे पहले हमने कहा, रणभूमि के जाने के लिए हथियार लेकर चलिए, पढ़ने के लिए आपके हथियार उपस्थित होना चाहिए। आइए चलते हैं क्वेश्चन की। मैटर करता है इसमें कि चैप्टर का नाम जो है गोली पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल माने गोली, सरफेस माने आपका पृष्ठ होता है, रिफ्लेक्शन माने परावर्तन ऑफ लाइट प्रकाश। तो प्रकाश के बारे में हमने सब कुछ बता चुका हूँ ऑलरेडी से। तो मैटर करता है यहाँ गोली दर्पण, जैसे कि आपकी हेडिंग पड़ा हुआ है गोली दर्पण। तो पहली बार अभी दर्पण क्या है ये हम थोड़ा जानते हैं कि दर्पण है क्या, तभी तो हम जानेंगे गोली दर्पण। जैसे हमने कहा प्रकाश का परावर्तन, तो पहले प्रकाश का हमने क्लियर किया था। ऐसे आपका यहाँ है गोली दर्पण, तो पहले आपको अच्छे ढंग से ये मिरर क्या है, क्योंकि कांच जो आपकी पारदर्शी कांच होती है उसी को भी मिरर बोलते हैं, लेकिन यहाँ साइंस मिरर अलग होता है। तो जैसे आप यहाँ कांच लिए थे, यह पारदर्शी मान लीजिए कांच लिए हैं, अभी यह पारदर्शी आपका कांच हो। चलिए इसको मैं इधर समझा रहा हूँ, थोड़ा सा भी मैं दर्पण को अलग समझा रहा हूँ। यहाँ देखिए दर्पण को मैं समझा रहा हूँ। दर्पण क्या, मिरर। तो हमने कहा ये पारदर्शी भी कांच है, इनमें आप प्रकाश गमन करा रहे हैं तो प्रकाश आपका सीधा जा रहा है। माने अगर आप इसमें प्रकाश ऐसे करेंगे तो सीधा जा रहा है, प्रकाश आपकी चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये दर्पण आपकी पारदर्शी है, माने कि इसमें पेंट या कलई भी नहीं होगा। तो ये पारदर्शी है, लेकिन जब इसी कांच को, पारदर्शी कांच को ऐसे लिया गया, पुनः इसका एक साइड पेंट या कलई कर दिया गया, तब प्रकाश भेजा जा रहा था, तो ये टकरा कर वापस आने लगा था। प्रॉब्लम यही देखिए कि जब सर जी इसमें पेंट कलई नहीं हुआ था, पारदर्शी कांच था, तो प्रकाश इसका सीधा ही जा रहा था, गम माने जो जैसे भेज रहा वहीं से चला जा रहा था। लेकिन मैटर करता है इनमें कि प्रकाश जो है अब जा रहा है, लेकिन टकरा कर वापस आने लगा। क्यों? क्योंकि एक साइड इसका क्या हो गया, पेंट या कलई, दूसरा साइड क्या हो गया, परावर्तन। अब क्लियर हो रहा है कि क्या यहां से प्रकाश इसमें प्रवाहित करें और ऐसे जाएगा? बिल्कुल नहीं। आप चाहिए देख लीजिए, काले पदार्थ में आप कहीं टॉर्च जलाएंगे तो प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा। तो यही होगा कि ये जो पेंट होता है, ये आपका जो होता है, ये पेंट अलग होता है, जो कि अभी जो आपका ये ब्रश से जो घर वगैरह पोता जाता है वह पेंट ये नहीं होता है, कलई जो होती है। ठीक है, यह रजत दर्पण से, शायद रजत दर्पण एक पेंट होता है, उससे कलई किया जाता है, ऑक्साइड से होती है, और ये स्प्रेस के माध्यम से होता है, ना कि ब्रश से होता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखेंगे, अगर दर्पण से परिभाषा क्लियर करना है तो कैसे बताएंगे, जब किसी पारदर्शी कांच को एक साइड कलई या पेंट करके दूसरी साइड परावर्तक कर दिया जाता है, तो वही पारदर्शी कांच अब नहीं बल्कि दर्पण कहलाने लगता है। क्लियर हुआ कि जब पारदर्शी कांच लेंगे, उसका एक साइड कलई या पेंट कर देंगे, तो ऑटोमेटिक दूसरी साइड परावर्तक बन जाएगी। तो जब परावर्तक बन जाता है पृष्ठ, उस कंडीशन को वो दर्पण कहलाने लगता है। अब मैटर करता है कि अगर मैं समतल दर्पण लिया हूं, माने कि ये जो पारदर्शी कांच लिया हूं, ये कैसा कांच होना चाहिए, समतल, तब इसका एक साइड पेंट करेंगे और दूसरा साइड परावर्तन होगा, तो ये तो दर्पण बन गया। लेकिन कौन सा दर्पण, समतल दर्पण। इसका मतलब वे दर्पण जिनका पृष्ठ समतल होता है उसके समतल दर्पण कहते हैं। तो समतल दर्पण बनाने के लिए पारदर्शी कांच कैसा लेना होगा, समतल, तभी तो आपका समतल बनने वाला है। अब मैटर करता है कि गोली दर्पण देखेंगे, जैसे कि ये आपका शुरू में ये कांच मान लेते, ये आपका कोई विद्युत बल्ब हो गया,
ये बल्ब हो गया मान लेते हैं। अब ये बल्ब क्या होता है, कभी कभी कांच टूट जाता है, तो इनका छोटे छोटे कांच ऐसे ऐसे रहते हैं, ऐसे छोटे छोटे टूट जाते हैं। इन्हीं को सूक्ष्मदर्शी से हम क्या करते हैं, बड़ा बना देते हैं, तो ऐसे मिलता है। और कैसे मिलता है, ऐसे मिलता है। क्लियर हो रहा है। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि ये गोली पृष्ठ, अगर कोई खोखला गोला आप तोड़ेंगे तो उसका जो कण मिलेगा वो कैसा रहेगा, गोली पदार्थ रहेगा। कैसा रहेगा, इसका मतलब ये गोली दर्पण अगर लेना है तो कहाँ से मिलेगा, गोली से मिलेगा। और गोली दर्पण यहाँ पर जैसा कि परिभाषा मिला हुआ, तो आप ये गोली दर्पण न जाकर पहले आप टॉपिक पर शुरुआत से आए कि दर्पण क्या है और दर्पण बना कैसे था, अभी अभी हमने बताया। फिर अब ये गोली दर्पण, तो गोली दर्पण किसे कहेंगे, जैसे कि हमने कहा कि किसी पारदर्शी खोखले कांच के गोले को कैसा होना चाहिए, खोखला, धातु रहेगा तो नहीं बनेगा। तो किसी खोखले गोले के कांच को टुकड़े को एक साइड पेंट या कलई करके दूसरे साइड परावर्तक बना जाता है, तो वही खोखला कांच पारदर्शी बन जाता है गोली दर्पण। तो गोली दर्पण क्या होता है, एक खोखले गोले का कांच का टुकड़ा होता है। और कैसा टुकड़ा, वे टुकड़ा जिनमें एक साइड पेंट या कलई होता है। तो आप इसमें दो कंडीशन देखेंगे कि सर जी एक बार तो मैं इसको बाहर से पेंट कर सकता हूँ, तो ये परावर्तक कहाँ होगा, अंदर की ओर होगा। क्लियर हुआ। अब एक बार हम करेंगे क्या कि अंदर की ओर पेंट या कलई करेंगे तो परावर्तक कहाँ हो जाएगा, बाहर की ओर। 100% श्योर है आप। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि तीसरी साइड इसका भी है, दूसरी साइड है, चाहिए। लेकिन इसमें ध्यान देना कि जब गोली कांच का उभरा हुआ भाग में पेंट किए हैं और दबे हुए भाग में जब परावर्तक किए हैं, तो इन्हीं का नाम पड़ गया है अवतल दर्पण। क्लियर हुआ। और जब उभरे हुए भाग में परावर्तक, दबे हुए भाग में पेंट हुआ है, इनका नाम है उत्तल दर्पण। ये ध्यान देना है। तो क्लियर हुआ। पहले एक बार फिर पॉइंट करते हैं कि जैसे सी शुरू में कागज मतलब कोई पूछे कि हम दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण होता क्या है, तो जब कोई कांच पारदर्शी लेते हैं, उनका एक साइड कलई या पेंट कर देते हैं और दूसरा साइड परावर्तक कर देते हैं, तो वही कांच दर्पण कहलाने लगता। अगर वो कांच सपोज समतल है तो समतल दर्पण कहलाएगा। अगर वो कांच गोली दर्पण का पार्ट है, माने गोलाकार का है, तो आपको कैसा होगा, गोली दर्पण। और गोली दर्पण का दो भाग होता है, माने कि गोला हमने लिया तो तोड़ने के बाद दो कंडीशन पर बना, एक कंडीशन पर अवतल हुआ, एक कंडीशन पर उत्तल। तो अवतल का कोई परिभाषा पूछे तो कैसे करेंगे, वे गोली दर्पण जिनका उभरे हुए भाग में पेंट, दबे हुए भाग में परावर्तक किया जाता है, तो ऐसे गोली दर्पण को हम बोलते हैं अवतल दर्पण। यह टॉपिक यहाँ आपका हेडिंग पड़ा हुआ है ना, याद है। अंग्रेजी कनकेव होती है अवतल का, कन्वेक्स उत्तल का होता है। तो कोई कहे वे गोली दर्पण जिनका उभरे हुए भाग में परावर्तक, दबे हुए भाग में क्या होती है, पेंट या कलई, तो ऐसे गोली दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। माने ये क्लियर हुआ तीनों हेडिंग। फिर मैटर करता है कि दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, दर्पण से संबंधित गोली दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं होते हैं। ये क्या होते हैं कि जैसे पहला तो क्या, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, है ना। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, फोकस, मुख्य फोकस किसे कहते हैं, और फोकस दूरी किसे कहते हैं। एक एक टॉपिक को आइए मैं दर्शाता हूँ प्रैक्टिकल करके। तो मैटर करता है पहली बात, वक्रता मतलब दर्पण का ध्रुव क्या है। तो जैसे आपका ये दर्पण था, शुरू में आप देखे थे, तो यहाँ यम से यम डैश, ये पूरा कौन है, परावर्तन पृष्ठ है। परावर्तन मतलब यहाँ से यहाँ तक कि आप कहीं से भी भेजेंगे तो प्रकाश का परावर्तन हो। तो गोली दर्पण के परावर्तन पृष्ठों के मध्य बिंदु को हम क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं, पोल, मध्य बिंदु को। इसका मतलब ये गोली दर्पण है, इसका मध्य बिंदु कौन है, P, और पोल है, इसी को हम बोलते हैं दर्पण का ध्रुव। तो किसी गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। तो पहला आपका हो गया पोल ऑफ मिरर। दूसरा होने वाला है वक्रता केंद्र। सपोज जब ये दर्पण टूटा नहीं था तो किसी खोखले गोले का होगा तो गोला ऐसा ही होगा, होगा कि नहीं होगा, ऐसा ही होगा ना। तो उस गोले का एक केंद्र होगा कि नहीं होगा, होगा ना, क्योंकि हर गोला है तो हर गोले का एक का होता है केंद्र।
इसका मतलब कि गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग था उसी खोखले गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाते। क्लियर हुआ एकदम? यानी कि गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग था उसी खोखले गोले का केंद्र अब दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाते। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट बाई सी होती है। अब मैटर करता वक्रता त्रिज्या क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है? तो मैटर करता ये ध्रुव हुआ और ये सेंटर हुआ, यानी कि वक्रता त्रिज्या कोई पूछे तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? किसी गोली दर्पण के ध्रुव तथा उसके वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या। यहाँ से ये फाइनल हुआ। अगला देखते हैं मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। तो मुख्य अक्ष क्या होगा कि फोकस, यहाँ देखिए ध्रुव और वक्रता केंद्र, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच मिलाने वाली रेखा को हम मेन एक्सिस कहते हैं। तो मुख्य अक्ष किसे कहते हैं कि ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के मिलाने वाली एक जो सीधी रेखा है, टेढ़ी रेखा तो रहेगी नहीं, सीधी रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। सारा परिभाषा नोट करते जाएं, मैं वो चीज़ आपको समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन करके करा हूँ, ना कि सिर्फ लिख कर बता रहा हूँ। मैटर करता है मैं जैसे जैसे परिभाषा बोलता जा रहा हूँ एकदम आप वीडियो का थोड़ा पीछे करके देख सकते हैं। कोई अगर परिभाषा पढ़ना लिखते हैं, एक बार सुनिए वीडियो को थोड़ा स्टॉप करिए, लिखिए, फिर आगे बढ़िए। इससे बेस्ट आपको नोट नहीं बन सकती। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप नोट स्वयं बनाइए। मेरे अनुसार पहले बताया कि नोट बच्चे जो स्वयं लिखकर बनाते हैं, इससे बेस्ट नोट कोई नहीं होता। इसलिए मैं नोट जल्दी नहीं बनवाता हूँ, मैं पूरा लेक्चर देता हूँ और उसका पूरा आपको जो मटेरियल होता है निकाल कर बोर्ड पर रख देता हूँ। अब बस आप उसको अवशोषित कर लीजिए, दिमाग ग्रहण कर लीजिए। आगे देखते हैं, आगे आपकी मुख्य फोकस क्या होती है। मुख्य फोकस आपकी जैसा कि फिगर में यहाँ रहती है। तो मुख्य फोकस क्या कहता है कि आप मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश भेजेंगे। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण जब दर्पण से टकराती है, टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसी को हम बोलते हैं मुख्य फोकस। सच में आप दर्पण से समांतर भेजिए मुख्य अक्ष के और टकरा कर जिस बिंदु पर मिलेगी वही बिंदु का कहलाएगी मुख्य फोकस। क्लियर हो रहा है? नोट कर रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। अब आपका कौन सा होने वाला है, फोकस दूरी। फोकस दूरी ये आपका क्या होता है, F बराबर R/2, यानी फोकस दूरी कोई पूछे तो वक्रता त्रिज्या का आधा फोकस दूरी कहलाता। कोई फोकस दूरी कहें वक्रता त्रिज्या का आधा फोकस दूरी कहलाते। क्लियर हुआ? फोकस बिंदु को या मुख्य फोकस को F से प्रदर्शित करते हैं, फोकस दूरी को स्मॉल f से करते हैं। ये आपका वक्रता त्रिज्या है, ये 2 होती है। क्लियर करते हैं। बाकी अगला आपका टॉपिक है, क्या टॉपिक है कि दर्पण में किरण भेजने का नियम। माने आपकी गोली दर्पण जो है कितने की नियम से आप किरण भेज सकते हैं, तो सिर्फ किरण भेजने का नियम 3 है। प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम। प्रथम नियम क्या होता है कि जैसे मान लीजिए सपोज ये आपकी गोली दर्पण है, और कौन सा गोली दर्पण है आपका, अवतल है। क्लियर हुआ? अब ध्यान देना है, मान लेते हैं ये आपकी मुख्य अक्ष हो गया P, ये आपकी F हो गई, ये आपकी C हो गई। तो पहली रूल क्या होगी, वो पहला रूल क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण से टकराकर फोकस बिंदु से वापस आती। पहला रूल। कभी कभी कंपटीशनों में यही पूछ लेता है कि बताइए जब अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, चाहे जो दर्पण लेते हैं, जब गोली दर्पण में प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो टकराने के बाद कहाँ से आती है, फोकस बिंदु से, वक्रता केंद्र से, कि दोनों के बीच से, कि ध्रुव से। तो ऑप्शन कौन रहेगा, फोकस बिंदु से। दूसरी बात, इसको थोड़ा मैं रेस कर देता हूँ, इसका काम हो गया। चलिए मैं यहाँ बना दे रहा हूँ फिगर डायग्राम, इसका डायग्राम यहाँ बना देते हैं। तो जैसे दूसरा नियम क्या हुआ, ये आपकी गोली दर्पण हो गया, यहाँ आपकी P हो गई यहाँ से, और यहाँ आपका F हो गया, यहाँ आपकी क्या हो गई C। दूसरा रूल क्या होता है, उसी का उल्टा, कि यदि हम प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से भेजते हैं तो टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर वापस आती। क्लियर हो रहा है?
पहला आप क्या देखे थे, प्रथम नियम क्या होता है किरण भेजने का, कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराकर फोकस बिंदु से वापस आती है। इनमें क्या हुआ, उसी का उल्टा, फोकस से जाएगा तो कहाँ से आएगा, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा कहाँ से आएगा, फोकस से, अगर फोकस से जाएगा कहाँ से आएगा, मुख्य अक्ष। तीसरा रूल क्या है आपकी, ये तीसरा आपका जो नियम है, ये आपका पी हो गया, ये आपका एफ हो गया, ये आपका सी हो गया। तीसरा नियम क्या होता है, यहाँ सी बना देते हैं। तीसरा नियम यह कहता है, यदि हम प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से भेजेंगे तो टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में उसी वक्रता केंद्र से वापस आ जाती। यही 3 रूल होता है। तो क्लियर कर लेते तीनों रूल। पहला, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, कहाँ से आएगी, फोकस बिंदु से, फोकस बिंदु से जाएगी तो कहाँ से आएगी, समांतर, अगर वक्रता केंद्र से जाएगी वहीं से आएगी। क्लियर हुआ। अब मैटर करता है कि प्रतिबिंब कब बनता है, जब प्रकाश की किरण, 2 प्रकाश किरण आपस में काटती है, तो जिस बिंदु पर काटती है वो अब मुख्य अक्ष के समांतर के बीच की जो लाइन होती है वही उसकी क्या होती है, इमेज होती है, प्रतिबिंब कहलाती है। यानी जब प्रकाश की किरण दर्पण से भेजते हैं तो आपस में कट करती है, तो जहाँ कट करेगी वो बिंदु लीजिए, और मुख्य अक्ष के समांतर माने मुख्य अक्ष से दूरी जब नापेंगे तो वहीं आपका क्या बनेगा, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब के लिए मैं वीडियो मतलब इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके आगे बढ़ता हूँ। देखिए, जैसा कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया था, हमने इसमें कोई डायग्राम बनाया था। यह देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से यह पूछा जाता है कि देखिए अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो पहले मैं आपको बता दूं, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब 6 कंडीशन पर बनता है। पहले कंडीशन, जब आपकी वस्तु अनंत पर रहेगी। दूसरी कंडीशन, अनंत और वक्रता केंद्र। तीसरी कंडीशन, वक्रता केंद्र। चौथी कंडीशन, वक्रता केंद्र एफ के बीच। पांचवी कंडीशन एफ पर। छठवीं कंडीशन एफ और पी के बीच। एफ फोकस दूरी बिंदु होती है, पी ध्रुव होती है, सी वक्रता केंद्र होती है, 00 इनफाइनाइट होती है। जैसा कि यहाँ डायग्राम बनाया गया है कि जब वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस बिंदु पर बनेगा। किस पर बनेगा, और बहुत छोटा बनेगा। देखिए वस्तु कितना बड़ा है लेकिन प्रतिबिंब देखिए आप कितना है, बहुत छोटा है। क्लियर हो रहा है। लेकिन कैसे बन रहा है, यहाँ देखिए इसका सिर ऊपर है, यहाँ इसका सिर नीचे है। इससे पता चलता है कि उल्टा बनता है। क्या बनता है। अच्छा, दूसरी बात, जब दर्पण के सामने कोई प्रतिबिंब बनती है उसको हम वास्तविक बोलते हैं। क्या बोलते हैं। और दर्पण के पीछे बनने लगता है उसके हम क्या बोलते हैं, आभासी। तो अवतल दर्पण में 5 कंडीशन पर आपका वास्तविक ही बनता है, 1 कंडीशन से आभासी बनता है। कब, जब फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच रखोगे, तब फोकस बिंदु ध्रुव के बीच रखोगे आभासी प्रतिबिंब बनेगा। क्वेश्चन का जानी कितनी बार पूछा है कि बताइए आभासी प्रतिबिंब कब बनता है, आपको 4 क्वेश्चन घुमा घुमा कर बनाएगा। तो क्लियर हुआ। इसका मतलब जब वस्तु आप अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, उल्टा, वास्तविक बनता है। और देखते हैं जब वस्तु कहाँ रखेंगे, अनंत और सी के बीच रखेंगे, तब उसका वस्तु सी और एफ के बीच बनेगा, और उल्टा बनेगा, और वास्तविक बनेगा। क्लियर हुआ। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब आप देख रहे हैं उल्टा बना है लेकिन समान आकार का बना है। जितना बड़ा आपका वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब। आता है क्वेश्चन कि वस्तु को कहाँ रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब समान आकार का बने, तो वो ऑप्शन कौन रहेगा, वक्रता केंद्र पर। तो जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, समान, और वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, लेकिन उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। क्लियर हुआ। और बराबर बनेगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच, वक्रता केंद्र सी मुख्य फोकस के बीच बन रखा गया है, तब उसका प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा लेकिन उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। क्लियर हुआ। आगे देखते हैं, जब वस्तु एफ पर रखा जाएगा उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। क्यों अनंत पर बनेगा, क्योंकि ये आगे बहुत जगह दूर मिलेगा। कहाँ मिलेगा, हाँ बहुत आगे जगह दूर मिलेगा, इसका मतलब अनंत मिलेगा। अब बताइए उल्टा बनेगा सीधा बनेगा, उल्टा। क्यों, क्योंकि मेन एक्सिस ऊपर है और ये जा कहाँ हुआ, नीचे, इसका मतलब नीचे बनेगा। तो नीचे से ऊपर मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, वास्तविक। और उल्टा बनेगा अब बहुत बड़ा बनेगा। क्या बनेगा, क्योंकि ये पता नहीं कहीं काटेगा, अब बहुत बड़ा बनेगा। छठवीं कंडीशन है आपकी, जब वस्तु एफ और पी के बीच माने फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच रखी जाएगी
तब उसका जो प्रतिबिंब होगा वो आपकी कहाँ बनेगा, दर्पण के दूसरी ओर अर्थात पीछे की ओर वस्तु से बड़ा और सीधा और आभासी बनेगा। ये अपवाद है, 5 कंडीशन वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। सिर्फ एक ही कंडीशन है जिस पर आभासी और सीधा बनता है। वो कौन सा कंडीशन है, एफ और पी के बीच होने वाला। क्लियर करते हैं। अब इसके बाद इसके बाद मैं कुछ फार्मूला बताऊंगा और थोड़ा सा स्क्रीन शॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन शॉट लीजिए एक बार। चलिए आगे हम देखते हैं। यहाँ टॉपिक है, ये अगला हमारा टॉपिक है। देखिए ये टॉपिक हमको वहीं बताना चाहिए, तब भूल गए थे। ये क्वेश्चन आया था, मैं देखा था, क्वेश्चन रिपीट किया था कि उत्तल या अवतल का उपयोग लिखिए। तो पहला उपयोग देखिए आपका क्या होने वाला है। पहला उपयोग दाढ़ी बनाने में इसका होता है। दूसरा उपयोग आँख, दांत, नाक और गले आदि का निरीक्षण करने में। माने कि आँख और दांत, कान, ये सब जो डॉक्टर चिकित्सा वाले होते हैं टेस्ट करते हैं, तो वहाँ आपका कौन सा दर्पण यूज करते हैं, अवतल दर्पण करते हैं। अगला आपका है उत्तल दर्पण का उपयोग क्या है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग स्कूटर, मोटर कारों आदि वाहनों के साइड में दर्पण के रूप में करते हैं। माने कि जो साइड में लगाए रहते हैं उसमें पीछे की ओर जो देखते हैं वो वाला आपका जो दर्पण होता है वह उत्तल होता है। फिर आगे से ये पूछा जाता है यू वी एफ में संबंध बताइए। तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये आपके दर्पण के लिए है, लेकिन आपका लेंस के लिए यही माइनस हो जाएगा, लेंस के लिए यही निगेटिव हो जाएगा। जहाँ एफ क्या है, फोकस दूरी, अगर लिखना चाहते हैं लिख लीजिए। जहाँ आपकी एफ क्या है, फोकस दूरी, फोकस दूरी है। चलिए उसके बाद आपका क्या है, वी बराबर क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी है। आपका यू जो है वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी होने वाला। आइए आगे देखते हैं। अब जो आई आपका है, आई प्रतिबिंब की लंबाई है, प्रतिबिंब की लंबाई है। ओ जो है आपका वस्तु की लंबाई। ध्यान से, ये जरूरी इसलिए है क्योंकि आप न्यूमेरिकल लाइन देखिए, ये जितना टॉपिक है इधर ये अब न्यूमेरिकल के लिए है। माने आपका थ्योरी आपका समाप्त हुआ, सिर्फ ये 3 पॉइंट माने फार्मूला ये याद कर लेना, ये 2 थे, यहीं से आपको न्यूमेरिकल होने वाला। जैसा कि आपको यूपी बोर्ड में न्यूमेरिकल आता है 100% से हो। फिर मैटर करता है कि रेखीय आवर्धन का सूत्र क्या होता है, I/O माइनस V/U। कभी कभी इसका डिफिनीशन आ जाता है रेखीय आवर्धन का परिभाषा क्या होता है। तो किसी दर्पण में प्रतिबिंब की लंबाई I तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। डिफिनीशन क्या करेंगे, किसी वस्तु की लंबाई माने प्रतिबिंब की लंबाई I तथा वस्तु की लंबाई O के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इनका सारा नाम इधर है। लेकिन कभी कभी आपसे कहता है कि फोकस दूरी F और R में संबंध बताइए, तो ये होगा। आपको त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दिया तो आपसे फोकस दूरी पूछेगा तो 10 हो जाएगा। चलिए आगे। अब होने वाला है कि जो हमारी फोकस दूरी का संयोजन है, ये फोकस दूरी का संयोजन इस ढंग से होता है। मानिए आपको 2 फोकस का 10 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर 2 अवतल लेंस का फोकस दूरी है, तो इनका तुल्य कितना होगा, तो ये F1 F2 वैल्यू रखेंगे, आंसर आएगा। क्लियर होता है। फिर आगे देखते हैं कि गोलीय दर्पणों का द्वारा परावर्तक नियम के लिए चिन्ह परिपाटी। तो चिन्ह परिपाटी देखते हैं कि ये आगे जैसा चतुर्थांश में हम देखे हैं, चतुर्थांश देखा जाए तो ये x होता है, ये x डैश, ये y होती है, ये y डैश। उसमें हम देखते हैं मूल बिंदु से, इसको मूल बिंदु देखेंगे, इधर जाएंगे तो ये प्लस वाला होता है, अगर पीछे जाते हैं तो माइनस वाला होता है, ऊपर जाते हैं तो प्लस वाला, नीचे जाते हैं तो माइनस वाला। क्लियर कर लेते हैं। तो मैटर करता है ये क्या क्या होता है। जैसा कि प्रतिबिंब हमेशा नेगेटिव होता है 5 कंडीशन पर, तो प्रतिबिंब की लंबाई अगर लेंगे तो ऊपर से नीचे जाएंगे तो कायम होगा नेगेटिव में, वस्तु की लंबाई कायम होगा पॉजिटिव में। क्यों, क्योंकि ऊपर जाएंगे। अगर देखा जाए प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी कंडीशन पर होती है, क्योंकि एक कंडीशन पर प्रतिबिंब दूरी आगे बढ़ेंगे, बाकी 5 कंडीशन में कहाँ आएंगे, पिछड़ जाएंगे। क्लियर हुआ। लेकिन वस्तु की दूरी ऑलवेज नेगेटिव रहेगा, उत्तल और अवतल दोनों में। क्यों, क्योंकि हमेशा आप यहीं पाएंगे। तो यही देखते हैं चिन्ह परिपाटी में, मैं साइड लिख दे रहा हूँ अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण। तो पहली बात, फोकस इनकी क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, क्यों नेगेटिव होगी, क्योंकि इसका इधर लेना है। और त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या भी नेगेटिव होगी।
वस्तु की दूरी u हमेशा नेगेटिव होगी, ये पॉइंट ध्यान देता है। अभी जो v वाला है v कंडीशनल है, v कंडीशनल इसलिए है कि आभासी के लिए पॉजिटिव होता है, वास्तविक के लिए नेगेटिव होता है। v का भी कंडीशन इसका भी नहीं क्लियर होगा। ऐसे इसमें फोकस दूरी इसका हमेशा पॉजिटिव होती है, आर भी का रहेगी पॉजिटिव रहेगी, लेकिन वस्तु की दूरी ये हमेशा नेगेटिव रहेगी। अब याद देना u और v ये भी कंडीशनल है, तो u और v अभी नहीं बताया जा सकता कौन किस में रहेगा, क्योंकि कंडीशन होता है। यही दोनों हैं जो कि 100% बदलेगा नहीं, लेकिन वो लोग बदलते रहते हैं। लेकिन ये जरूर ध्यान देना है यम आवर्धन का मान आभासी के लिए, आभासी प्रतिबिंब के लिए यम का मान जो होती है पॉजिटिव होती है, पहली बात ध्यान देना। लेकिन वास्तविक के लिए वो यम का मान का होगा नेगेटिव होगा, यह ध्यान देना है। ये आएगा कहेगा आपकी 5 गुना, जैसे आपका सवाल में जब गुना शब्द आ जाएगा 5 गुना, इसका मतलब यम बराबर कितना 5, 3 गुना, इसका मतलब यम बराबर कितना हुआ 3। ये वैल्यू आपके सवाल में देगा। तो आपका पूरा वीडियो ये अपलोड हुआ। अब चलते हैं न्यूमेरिकल की ओर, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं।